हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौड़ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 9 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो क्या कुछ खास है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पहला सवाल है कि स्मिथ सोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट द्वारा हाल ही में भारत सरकार को किन 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियों को वापस करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है गणेश, लक्ष्मी एंड सरस्वती। ऑप्शन बी है शिव, नटराजा, सोम स्कंदा एंड संत सुंदरार। ऑप्शन सी है बुद्ध, महावीर और अशोक। ऑप्शन डी है विष्णु, कृष्ण और राम। तो ऑप्शन जो आपका बी है ना, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि शिव, नटराज, सोम स्कंद और संत सुधरार की जो मूर्ति है वो यूएसए में स्थित स्मिथ सोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट जो म्यूजियम है उसने क्या किया है, उसने बोला है कि हम आपको ये तीनों मूर्तियां क्या करेंगे, लौटा देंगे। और ये जो मूर्ति है ये यहाँ पर एक क्या हुआ है, एक जांच हुई है, प्रोविंस रिसर्च किया गया है और उसमें पाया गया है कि ये जो तीनों मूर्ति है वो भारत से चुरा करके कहाँ आई थी, भारत से चुरा करके यूएसए में आई थी। ठीक है, तो जांच होने के बाद तो इसने ये आश्वासन दिया भारत सरकार को कि हम तीनों मूर्ति आपको क्या करेंगे, लौटा देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ खास की बात देखते हैं तो तीन कौन से प्रमुख मूर्ति हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि शिव नटराज है, सोम स्कंद है और संत सुंदरार। संत सुंदरार और उनकी पत्नी जो परवई है, इन तीनों लोगों की क्या है, मूर्ति है। ठीक है, इन तीनों लोगों की क्या है, मूर्ति है। अगर हम बात करते हैं कि मूल स्थान की बात करते हैं कि ये मूर्ति कहाँ कहाँ पे थी, तो जो शिव नटराज की मूर्ति थी वहाँ का वो कहाँ पे थी, तंजावुर में और सिद्धेश्वर मंदिर में थी। ठीक है, अगर सोम स्कंद की बात करते हैं तो ये कहाँ पर थी, ये मूर्ति थी विश्वनाथ स्वामी मंदिर जो है तिरुवरूर में, वहाँ पर थी। जबकि अगर संत सुंदरार की मूर्ति की बात करते हैं तो ये वीर सोलपुरम का जो शिव मंदिर है वहाँ पर कलाकुरिची में थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब प्रमाण और पहचान की बात करते हैं तो इनकी चोरी की जो पुष्टि है वो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी के आर्काइव्स में मिली, जो 1950 के दशक की दुर्लभ तस्वीर थी उसके हिसाब से की गई है। ठीक है, ये मेन साक्ष्य के तौर पे देखा गया कि जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी है वहाँ पर जो 1950 के दशक में मिला हुआ तस्वीर था ना, उससे ये पता चला कि ये जो है वो भारत का मूर्ति है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि नैतिक संग्रहालय अभ्यास की बात करते हैं तो म्यूजियम ने अपने प्रोवेनेंस जो रिसर्च है यानी कि स्वामित्व तो इतिहास की जांच जब करता है तो वो बाद में पाता कि ये जो वास्तव में मूर्ति है ये किसकी थी, ये भारत की ही है। ठीक है, तो वो सब मूर्ति लौटाने की बात करता है तो इसमें जो शिव नटराज वाली मूर्ति है ना, शिव नटराज वाली जो मूर्ति है वो फिजिकल रूप से कहाँ पे रहेगी, फिजिकली तो ये रहेगी यूएसए के जो वो यूएसए में ही रहेगी, लेकिन एक कानूनी जो अधिकार होगा, कानूनी जो अधिकार है वो किसका है, वो भारत का उस पर रहेगा। ठीक है, तो ये जो म्यूजियम और भारत सरकार के बीच में एक समझौता किया गया है जिसके तहत जो नटराज की शिव मूर्ति है उसे लॉन्ग टर्म लोन पर रखा गया है। मतलब वही है कि ये कानूनी अधिकार भारत सरकार के पास है, किंतु उसे जो फिजिकल जो अधिकार है वो किसके पास है, अभी उस म्यूजियम के पास है। ठीक है, और जैसे ये लॉन्ग टर्म लोन खत्म हो जाता है तो हो सकता है भारत सरकार अगर मंगाना चाहे तो मंगा सकती है। तो ये ठीक उसके ऊपर है। प्रदर्शनी का हिस्सा अब क्या है कि ये जो नटराज मूर्ति है ना, इसको एक प्रदर्शनी में लगाया जाएगा और उस प्रदर्शनी का नाम है कि द आर्ट ऑफ नोविंग इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द हिमालयज। इस इन सब का क्या रहेगी, ये हिस्सा बन करके रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है कि सरकार ने किस स्थान पर स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर, स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये भाई साहब कहीं और नहीं, जो माया बंदर है ना, माया बंदर में अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर ये बनाने की बात की गई। तो इसमें क्या खास बात है, खास बात यह है कि जो परियोजना है यह परियोजना माया बंदर उत्तर और मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, अनुमानित लागत कितना है, तो अनुमानित लागत इसमें लगेगा 199.24 करोड़, यानी फिशिंग हार्बर की बात बनाई जा रही है। फिशिंग हार्बर का मतलब होता है कि ऐसा हार्बर जहाँ पे जो फिशिंग मतलब ये बोट वोट है इन सबको वहाँ पे लगाया जाएगा, इन सब के लिए वहाँ पे सुविधा स्थापित की जाएगी। ठीक है, इन सब के लिए वहाँ पे सुविधा स्थापित की जाएगी। समझ गए बात को?
अगर हम बात करते हैं कि फंडिंग, तो फंडिंग ये जो है वो 100% जो है वो सरकार द्वारा पोषित रहेगा। और इस ये कौन सी योजना के तहत की जा रही है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये किया जा रहा है। ठीक है, किसके तहत? मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री। ठीक है, और पहल का जो नाम है वो ब्लू पोर्ट पाल, ब्लू पोर्ट पाल। कैपेसिटी की बात करते हैं तो 430 जो मछली है वो पकड़ने वाली जो नौकाएं हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा। सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग की सुविधा। बर्थिंग का मतलब होता है कि जो ये बोलार्ड रहेगा वहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, बांध करके रख सकते हैं। ठीक है, और सालाना उत्पादन की अगर बात करते हैं तो सालाना उत्पादन में ये 9,900 टन जो मछली है वो पकड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे आईओटी और डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सुविधा यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर जो अवैध तरीके या बिना रिपोर्ट वाली या अनियमित जो गतिविधियाँ यहाँ पर होती है मछली पकड़ने के लिए, उनको रोकने में भी ये क्या करेंगे, ये मदद करेगी। ठीक है, अगला सवाल है कि ग्रंथ कुटीर किस मिशन के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटल करने का काम करती है। तो इसमें जो ज्ञान भारतम मिशन है, यह है ज्ञान भारतम मिशन। अभी आपको मालूम है कि जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 23 जन 2026 में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और यह राष्ट्रपति भवन में जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पे राष्ट्रीय भंडार है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय भंडार है। और यहाँ पे जितने भी हस्तलिप है, हस्तलिप है वो उन सबको यहाँ पर रखा गया है। समझ गए? हस्तलिप। ठीक है, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं और अमूल्य पांडुलिपि विरासत है, इनको संरक्षित करना और प्रदर्शित करना है। जो हमारी पांडुलिपि है, पांडुलिपि का मतलब है कि हाथ द्वारा लिखा हुआ है। समझ गए? हाथ द्वारा लिखा हुआ, कोई भी चीज़ जो हाथ द्वारा लिखी हुई है वो पांडुलिपि कहलाएगी। चाहे वो हम पेड़ के पत्ते पे लिखे हो, चाहे पेड़ के छाल पर लिखे हो, चाहे किसी चीज़ पे लिखे हो। भाषाओं की संख्या जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं, और 11 शास्त्रीय भाषाओं में अभी जो 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है वो है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। इन पांचों को इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया। और किस मिशन के तहत, जो ज्ञान भारतम मिशन है इसके तहत इनको क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइज भी किया जा रहा है। ठीक है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो अगला सवाल है, अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में 800 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? यानी कि 800 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति रखने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो आपको देख करके याद तो आ ही गया होगा ये कि ये कौन व्यक्ति है। ये है एलन मस्क। सॉरी, ये बिल गेट्स पे लग गया। एलन मस्क। एलन मस्क ही वो व्यक्ति है जो 800 से ज़्यादा संपत्ति रखने वाले व्यक्ति बन गए। अगर नेट वर्थ की बात करते हैं तो 852 बिलियन डॉलर इनका क्या है, नेट वर्थ पहुंच गया। और कारण क्या है, इनके पास स्पेस एक्स और इनकी ही एक कंपनी है कि एक्स एआई, जब इन दोनों को मिला दिया गया तो इनके पास कितनी संपत्ति होगी, 852 की होगी। ठीक है, न्यू वैल्यूएशन जब किया गया, यानी कि इनकी जो संपत्ति लगभग कितना, 1.25 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, हिस्सेदारी की अगर बात करते हैं तो 43% इनकी क्या है, इस नई कंपनी में हिस्सेदारी है। ठीक है, कितनी हिस्सेदारी है, 43%। और टेस्ला में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, तो टेस्ला में इनकी हिस्सेदारी 12% है। अगला सवाल है कि हाल ही में रूस द्वारा लॉन्च की गई खाबरोस्क पनडुब्बी मुख्य रूप से किस हथियार को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है? तो इनके पास ना एक पोसाइडन, पोसाइडन अंडर वाटर परमाणु ड्रोन है। परमाणु ड्रोन का मतलब ये समझिए कि ड्रोन जैसे नहीं होता मिसाइल, तो मिसाइल को जो अंडर वाटर मिसाइल होती है उनको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो। तो ये ऐसा टॉर्पीडो जो किसको परमाणु हथियार को लेकर जा सकता है, उसको, जो परमाणु हथियार है उसको, परमाणु हथियार को ले जाने में ये क्या है, सक्षम है। ठीक है, परमाणु हथियार को ले जाने में क्या है, ये सक्षम है। पोसाइडन अंडर वाटर परमाणु ड्रोन, इसको डोम्सड्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डोम्सड्री ड्रोन भी बोलते हैं।
डिजाइन इसको किसने बनाया, तो इसे बनाया रूबीना सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा प्रोजेक्ट 09851 के तहत इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। किसको, खबरोस पनडुब्बी को। और इसका जो निर्माण है वो सेवरड विंस के सेवमास जो शिपयार्ड है वहाँ पे हुआ है, और इसे नवंबर 25 में ही ऑफिशियली इसे लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो लॉन्च है वो नवंबर 25 में ही हो चुका है। और ये एक परमाणु संचालित पनडुब्बी, यानी कि ये परमाणु जो हथियार है उसे कैरी करने वाली ये पनडुब्बी है। और ये बिना ऊपर आए 120 दिन तक कहाँ पे रह सकती है, पानी के अंदर रह सकती है भाई। और ये पेलोड यानी कि इसका जो पेलोड है ये मुख्य रूप से 6 पोसाइडन जो ड्रोन है ना उसको लेकर के जा सकती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यह ऐसी दूसरी पनडुब्बी है जो परमाणु हथियार को लेकर जा सकती है। इससे पहले कौन सी है, बेल्को रोड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये किसका किया है, अग्नि 5। ठीक है, और ये किस टाइप की मिसाइल है, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो क्षमता होगी वो 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर इसका क्या होगा, रेंज होगा। इसके हम बात करते हैं कि मिसाइल किस टाइप का है, तो मिसाइल क्या है, IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज का है, जो सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसकी जो प्रहार क्षमता है यानी कि मारक क्षमता वो 3000 से 3500 किलोमीटर की है। और इसका जो वजन है वो 1.5 टन यानी कि 1500 किलोग्राम तक का है। और परमाणु हथियार, ये परमाणु हथियार को भी ले जा सकते हैं या फिर जो पारंपरिक युद्धक होते हैं उनको भी लेकर के जा सकती है। इसका अगर चरण की बात करते हैं, इंजन की बात करते हैं, तो 2 चरण ही होता है। और इसमें जो इंजन जाएंगे वो कौन सा जाएंगे, सॉलिड फ्यूल जाएंगे। ठीक है, और सटीकता यानी कि एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी इसमें बहुत हाई रहती है। दलाई लामा ने 2026 में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किस श्रेणी में जीता है, तो वो किस श्रेणी में जीता है, ऑप्शन बी है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में इन्होंने जीता है। ठीक है, अगर पुरस्कार की श्रेणी बोलते हैं तो मैंने आपको बताया कि बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में इनको मिला है। और किसके लिए मिला है, तो इनको मिला कि मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि 90 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता और पुरस्कार उनकी ओर से संगीतकार रूफस वेनराइट है उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, अब ये समझिए कि ग्रैमी अवार्ड होता क्या, यह संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा, यह संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है जिसे अक्सर संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। संगीत का क्या कहा जाता है, ऑस्कर कहा जाता है। के रूप में अगर देखा जाए तो द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रतिवर्ष इसे क्या किया जाता है, दिया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी, पहला ग्रैमी अवार्ड्स 4 मई 1959 में दिया गया। कब दिया गया है, 4 मई 1959 में। अगला सवाल है कि IOC में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य कौन थी। IOC में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है, तो वो बनी है सोरैया आगाई। सोरैया आगाई को IOC का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जा रही है। और सोरैया किस खेल से संबंधित है, ये है बैडमिंटन से ये संबंधित है। और 2021 में जो हुआ था रियो ओलंपिक, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करते हैं तो सोरैया ओगराई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य चुनी गई है और ईरान की तरफ से पहली महिला बनी है। और सदस्यता क्रम की बात करते हैं तो ये 107वें सदस्य बने और उनका चुनाव जो है 4 फरवरी 2026 को मिलान इटली में 145वें जो IOC सत्र के दौरान 95 लोग इनके पक्ष में आए जबकि 2 लोग इनके विपक्ष में आए और इस भारी बहुमत से इनका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। सबसे युवा सदस्य की बात करते हैं तो ये 30 वर्ष की आयु में इनका चुनाव हुआ है। और ये सबसे मतलब IOC में अभी तक जितने भी लोग सदस्य बने उन सब में ये सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। ठीक है, यंगेस्ट मेंबर है। ईरानी प्रतिनिधित्व में अगर देखा जाए तो ये तीसरी ईरानी प्रतिनिधित्व है जबकि 2004 के बाद से देखा जाए तो ये पहली है। ठीक है, खेल पृष्ठभूमि में मैंने आपको बता दिया कि बैडमिंटन खिलाड़ी और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में ईरान का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पहली महिला बैडमिंटन ओलंपियन थी। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने साल का होगा, तो 8 साल का होगा। और 2036 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसके मेजबान शहर के चयन जैसे जो महत्वपूर्ण निर्णय है
उनमें ये मतदान करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन है कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ हुआ? आसाम में हुआ। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं।